हेलो बच्चा पार्टी। आज हम आपकी पोएम करने वाले हैं द बॉल पोएम। ठीक है, क्लास 10th की पोएम है ये, जिसे लिखा है जॉन बैरमैन ने। और इस पोएम में जॉन बैरमैन ने एक छोटे से बच्चे के बारे में बताया जिसकी बॉल खो जाएगी। ठीक है, और ये छोटा सा स्मॉल इंसिडेंट के थ्रू वो हमें बहुत ही डीप मीनिंग सिखाना चाहते हैं। और वो ऐसे कहते हैं कि भाई हमें इस पोएम के थ्रू वो हमें एग्जैक्टली क्या सिखाना चाहते हैं कि हमें हर एक को क्या है लर्न करना चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ हम लाइफ में लॉस कर देते हैं, ठीक है, तो उस लॉस को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना चाहिए और हमें लाइफ में आगे मूव ऑन कर लेना चाहिए, रादर देन कि आप उसी जगह पर अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप उस चीज़ को क्या है पिटी पार्टी मनाते रहो, यानी कि वही दुख सभा मनाते रहो हमेशा के लिए। नहीं, हमें सीखना है कि हम कैसे लाइफ में आगे बढ़े। ठीक है, एंड पोएम जो है हाईलाइट करती है लाइफ की रियलिटीज़ को कि जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं ना लाइफ में, तो आप जब छोटे होते हो तो जिम्मेदारियां नहीं होती, पर जैसे जैसे बड़े होते हो लाइफ की रियलिटी भी आपको पता चलती है, जिम्मेदारियां भी आती हैं एंड आप लाइफ की सच्चाई को समझ जाते हो, धीरे धीरे उसे अंडरस्टैंड करने लग जाते हो। चलो तो स्टैंजा वाइज हमारी पोएम को हम स्टार्ट कर देते हैं। ओके। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street, and then merrily over there it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. So इस स्टैंजा में पोएट क्या कह रहे हैं, पोएट ने डिस्क्राइब किया है अ बॉय हु हैज जस्ट लॉस्ट हिज बॉल, के भाई देखो ये बच्चा है और इससे गलती से इसकी बॉल इसके हाथ से छूट गई होगी और वो कहाँ चली गई है, वो इस ऐसे ना स्ट्रीट में खेल रहा होगा तो वो पानी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, तो अब बच्चे ने अभी अभी अपनी बॉल खो दी है। अब जो पोएट है, द पोएट वंडर्स व्हाट द बॉय विल डू नाउ, क्या पोएट सोच रहे हैं कि अब ये बच्चा क्या करेगा। ही वॉचेस द बॉल बाउंस जॉयफुली डाउन द स्ट्रीट बिफोर फॉलिंग इनटू द वाटर। तो ये क्या देखते हैं कि बच्चे के हाथ से जैसे ही बॉल छूटी तो वो स्ट्रीट से ऐसे बॉल जाती हुई नजर आ रही है जैसे कि बड़ा खुशी से जा रही हो बॉल ना, एंड फिर जाके आगे क्या होता है, पानी में गिर जाती है। द पोएट सेज देयर इज नो यूज टेलिंग द बॉय दैट ही कैन बाय अनदर बॉल। तो पोएट कह रहे हैं कि अब ये जो बच्चा है, भाई बॉल तो हमें खुशी से जाती हुई नजर आ रही है, पर जिसकी ये बॉल खोई है, जिसकी खोई इन द सेंस मतलब जिसकी ये बॉल छूटी है, ठीक है, इतने फंबल हो जाते हैं ना वर्ड्स समटाइम्स। सो जिसके हाथ से भाई बॉल छूटी है वो देखो उसको आप ऐसे नहीं समझा सकते कि अरे कोई बात नहीं बहुत सारी बॉल है तो मत दूसरी बॉल ले लेना, ठीक है, क्योंकि भाई एक अटैचमेंट भी तो होता है अपनी चीज से। तो अब पोएट इसीलिए देखो बिल्कुल प्रैक्टिकल रियलिस्टिक बात कर रहे हैं पोएट कि आप इस बच्चे को ऐसे, उसको तो दुख है ना कि उसकी बॉल उसके हाथ से छूट गई, तो आप इस बच्चे को ऐसे कह के ना कि अरे कोई नहीं और भी बॉल ले हैं, दूसरी बॉल खरीद लेना, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं होता है। बिकॉज दिस बॉल इज स्पेशल टू हिम। क्यों? क्योंकि ये बॉल इस बच्चे के लिए स्पेशल है। इवन आप अपनी कोई भी चीज़ देख लो, आपकी हर चीज़ आपके लिए स्पेशल होती है, ठीक है, और अगर वो चीज़ खराब हो जाए या खो जाए या फिर कहीं छूट जाए या फिर गिर जाए, टूट जाए, तो आपको पता है कि अगर कोई आपसे ये भी कहे कोई नहीं दूसरा ले आएंगे, तब भी ना वो चीज इसको कवर अप नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमारा एक अटैचमेंट होता है ना अपनी चीजों से। तो इसीलिए जो पोएट है वो कह रहे हैं कि बच्चे को अगर मैं ऐसे भी कह दूं कि भाई कोई नहीं दूसरी बॉल खरीद लेना, तो उससे भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये बॉल बच्चे के लिए बहुत स्पेशल थी। इट इज लिंक्ड विद हिज चाइल्डहुड मेमोरीज एंड स्पेशल एंड पर्सनल फीलिंग्स मेकिंग इट इररिप्लेसेबल। कि भाई बच्चे का एक अटैचमेंट है, एक मेमोरी जुड़ी हुई है ना इस बॉल के साथ, एक पर्सनल फीलिंग है जो कि इररिप्लेसेबल बनाती है इस चीज को। जब हमें कोई चीज प्यारी होती है ना, हमको दूसरी के बारे में हम सोचते नहीं, हमको तो यही चाहिए। हमारी कोई चीज हमसे खो गई है, छूट गई है, चोरी होगी, तो हम कितना ज्यादा ऐसे सोचते हैं कि काश मेरी वही चीज वापस आ जाए। तो सेम इस बच्चे के साथ है कि भाई इसकी ये बॉल छूट गई है, अब आप इसको ये कहो कि कोई नहीं दूसरी बॉल खरीद लेंगे, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई इसके साथ इसके कुछ सेंटिमेंट्स, कुछ इमोशंस जुड़े हुए हैं और वो इररिप्लेसेबल है, कोई दूसरी बॉल अब उसको चेंज नहीं कर सकती। द नेक्स्ट स्टैंजा, an ultimate shaking grief fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him a dime. Another ball is worthless now. अब देखो क्या होता है
कि इस वाले स्टैंजा में जो पोएट है वो क्या बता रहे हैं कि जो बॉय है ना वो बहुत ज्यादा सैड फील कर रहा है और अपने दुख के ऊपर ना ग्रीफ, यानी कि दुख पे कोई कंट्रोल नहीं है उसका ना, इतना ज्यादा दुखी हो जाता है। भाई उसकी बॉल तो उसके हाथ से छूट गई ना, तो दुख तो हो गई, अपने सामने जाते हुए देख रहा है अपनी बॉल को। अब क्या एकदम स्टिल, बिल्कुल ऐसे ना जैसे अचानक से भाई उसके हाथ से एक लॉस हो गया उसका, तो बिल्कुल उसे अब कुछ समझ नहीं आएगा, वो बिल्कुल स्टिल ऐसे खड़ा हो जाता है, बिल्कुल शेकिंग एंड कीप्स लुकिंग इनटू द वाटर वेयर हिज बॉल हैज गॉन। तो अब वो खड़ा हुआ है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा ना कि क्या करे, मतलब और क्या है, थोड़ा शेक भी कर रहा है वहीं पर, जैसे रुक सा गया हो वो, और साथ में उसकी बॉडी शेक कर रही है और वो बिल्कुल अपनी बॉल को देखे जा रहा है जो कि उसके हाथ से अब छूट के पानी में जा चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे कि that his happy childhood memories have also gone with the ball। और बच्चा इतना दुखी है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि बॉल के साथ क्या है, उसके बचपन की अच्छी अच्छी यादें भी बॉल के साथ चली गई हैं। अब जो पोएट है यहाँ पे लिखा था ना इंट्रूड, इंट्रूड का मतलब होता है कि वो नहीं घुसेंगे ना, अभी उसको मतलब ऐसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे इंट्रूड का मतलब होता है बिना किसी परमिशन के ऐसे घुस जाना। तो पोएट कह रहे हैं कि मैं नहीं डिस्टर्ब करूंगा इस बच्चे को, वो नहीं चाहते। He does not want to give him money to buy a new ball because no new ball can replace the old one। अब क्या है कि वो पैसे भी दें तो वो वर्थलेस है अभी ना इस बच्चे के लिए। क्यों? क्योंकि भाई अभी हमने डिस्कस किया कि जो आपकी चीज होती है उसके साथ एक अलग से सेंटिमेंट्स, आपके पर्सनल एक इमोशंस होते हैं उसके साथ, जिससे जो कि इररिप्लेसेबल है, उसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो पोएट कह रहे हैं कि अगर मैं पैसे भी दे दूं ना बच्चे को नई बॉल खरीदने के लिए, तब भी ना कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि उसका जो अपनी पुरानी बॉल के साथ अटैचमेंट है ना वो स्पेशल है, ठीक है। एंड इट्स वैल्यू कैन नॉट बी बॉट, कि भाई उस स्पेशल चीज की मतलब अब वो चीज खरीदी नहीं जा सकती। भाई भले दूसरी नई बॉल आ जाएगी, लेकिन जो वैल्यू इस बॉल की है ना वो वैल्यू दूसरे से आप रिप्लेस कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। इसकी तो इतनी ज्यादा वैल्यू है, क्यों? क्योंकि ये सिर्फ बॉल नहीं है, इसके साथ इसके सेंटिमेंट्स जुड़े हैं, इसके चाइल्डहुड मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, इसके इमोशंस जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। He senses first responsibility in a world of possessions. People will take balls. Balls will be lost always, little boy. And no one buys a ball back. Money is external. तो अब पोएट क्या कह रहे हैं? पोएट कह रहे हैं कि बॉय ने ये वाला जो इंसिडेंट हो गया ना उसके साथ, ये जो उसके हाथ से जो बॉल छूट चुकी है, इससे लड़के ने, ये जो बच्चा है उसने क्या सीखा? अपने जिंदगी का पहला लेसन सीखा। किसका लेसन? लेसन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदार होने का ये जो सीख है ना उसने ले ली है। He will understand that in life things we own can be lost or taken away। तो क्या उसके जिंदगी का सबसे पहला जो लेसन है वो क्या है कि भाई उसने जिम्मेदार होना सीखा। और उसने क्या सीखा है कि जिंदगी में हमारे पास जो भी चीज है ना वो ऐसा नहीं कि वो इटर्नल है, भाई कभी ना कभी या तो कभी खो जाएगी या फिर आपसे दूर हो जाएगी, आपसे ले ली जाएगी। एंड ये क्या है, जिंदगी का जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो ना, ये लाइफ का एक पार्ट है, आपको ये चीज सीखनी ही पड़ेगी कि जो भी चीजें आपके पास हैं वो इटर्निटी के लिए नहीं है। वो कभी ना कभी, देखो आप जो भी चीज यूज करते हो फट जाती हैं, टूट जाती हैं, चोरी हो जाती हैं, या कभी किसी और को देना पड़ जाता है। सो मेनी थिंग्स आर कनेक्टेड टू इट, ठीक है। तो भाई लेकिन ये क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, ठीक है। जैसे जैसे आप बढ़ते हो आप जिम्मेदार होना सीखते हो, आप रिस्पॉन्सिबल होना सीखते हो, आप लाइफ को अंडरस्टैंड करना सीखते हो कि अच्छा ठीक है ये सब भी होता है जिंदगी में ना। जब हम छोटे होते हैं तब तो हमारी हर डिजायर पूरी हो जाती है, और हम लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो रहे होते हैं वैसे वैसे हम चीजों को और बेहतर तरीके से सीखते हैं। The poet adds that money cannot bring back what is truly lost। तो पोएट ये भी बता रहे हैं कि भाई जो मनी है ना, पैसा नहीं लेकर वापस आ सकता जो चीजें हमने खो दी हैं। A new ball can be bought। अब जो नई बॉल है वो तो वापस आ जाएगी, लेकिन जो फीलिंग्स, जो इमोशंस, जो मेमोरीज पुरानी वाली बॉल के साथ थी, क्या वो वापस आ सकती हैं? नहीं। क्या आप उसे खरीद सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। बस यही चीज हमारे जो पोएट है वो हमें समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। और आप भी इससे क्या सीख रहे हो कि आपकी कोई भी चीज हो जो कि आपको बहुत ही डियर हो, बहुत ही कनेक्टेड हो आपके हार्ट से, तो वो चीज जब चली जाती है ना, आपसे दूर हो जाती है, तो आप भले ही उसके बदले में कोई और चीज खरीद के ले आते हो, आप चीज तो ले आओगे वापस खरीद के, लेकिन पुरानी वाली चीज के साथ जो आपके सेंटिमेंट्स, आपकी मेमोरीज, आपकी फीलिंग्स जो जुड़ी थी वो वापस नहीं ला सकते आप।
नेक्स्ट स्टैंजा है, he is learning well behind his desperate eyes. The epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. तो अब इसमें क्या क्या कह रहे हैं, वो पोएट बता रहे हैं कि जो बॉय है ना, उसने द पोएट शोज द बॉयज डीप मोमेंट ऑफ लर्निंग. तो अब इसमें क्या, लड़के की लाइफ से ये जो छोटा सा बच्चा है कि भाई डीप मोमेंट ऑफ लर्निंग दिखा रहे हैं पोएट ना इसकी जिंदगी से, कि भाई वो वाला डीप मोमेंट क्यों है ये, क्योंकि कितना ज्यादा दुख होता है ना जब कोई चीज हमसे छूटती है, जब हम कोई चीज खो देते हैं तो कितना ज्यादा हमें दुख होता है. ओके, सो वो कह रहे हैं कि ये जो मोमेंट है ना, ये लर्निंग का मोमेंट है. Behind his sad and desperate eyes, he begins to understand the meaning of loss. कि भाई वो क्या कह रहे हैं कि जब इसने अपनी बॉल खोई होगी तो वो कितना एक डीप, एकदम गहरा एक मोमेंट होगा लर्निंग का, कितना ज्यादा उसे दुख भी हो रहा होगा. उसकी डेस्परेट आईज मतलब आंखें उसकी कैसे ऐसे देख रही है ना उसके बॉल को जाते हुए, और क्या है साथ के साथ वो सीख भी रहा है मीनिंग ऑफ लॉस, कि किसी चीज को खो देना आखिर में क्या होता है. द पोएट कॉल्स दिस द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस. एपिस्टेमोलॉजी का सिंपली मतलब होता है द स्टडी ऑफ नॉलेज एंड नोइंग. मतलब यानी कि जब कोई चीज आप सीख रहे होते हैं ना, तो यानी हिंदी में अगर मैं कहूँ तो ज्ञान का अध्ययन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, वरना सिंपल इंग्लिश में देख लो. एपिस्टेमोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ नोइंग या स्टडी ऑफ नॉलेज, कि जब आप सीखते हो, ठीक है, जब आपको ज्ञान आ जाता है ना, तो अभी यहाँ पे किस चीज का ज्ञान आ रहा है, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, कि भाई आप लॉस के बारे में सीख रहे हो. विच मीन्स द स्टडी ऑफ नॉलेज ऑफ लूजिंग समथिंग, कि आप क्या सीख रहे हो कि भाई कैसे जब कोई चीज आपसे खोती है, जब आप लाइक लूजिंग मतलब आपसे दूर हो रही है, आपसे छूट रही है वो चीज, तो कैसा आप महसूस करते हो. द बॉय इज लर्निंग एन इम्पॉर्टेंट ट्रूथ ऑफ लाइफ. तो इसमें क्या है, जो बच्चा है ना, ये बॉल खोने के एक छोटे से इंसिडेंट से एक लाइफ लेसन सीख रहा है, ठीक है. और क्या सीख रहा है, वो इम्पॉर्टेंट ट्रूथ सीख रहा है जिंदगी का. क्या सीख रहा है कि भाई हर इंसान को, इस दुनिया में आप किसी से भी बात करके देख लेना, हर किसी ने कुछ ना कुछ तो खोया होगा, ठीक है, और कुछ ना कुछ उसने जिंदगी में सीखा होगा. और क्या सीखा होगा कि कैसे हम इस लॉस को एक्सेप्ट करें. अगर आप इसी चीज में दुखी रहोगे ना कि मुझसे मेरी चीज खो गई या छूट गई या टूट गई अब, या मेरे पास नहीं है, आप उसी पिटी पार्टी में रहोगे, यानी कि उसी रोने धोने में रहोगे, तो आप ना कुछ नहीं सीख पाओगे. पर लाइफ में हम क्या सीखते हैं, हम एक्सेप्ट करना सीखते हैं, ठीक है. अगर एक्सेप्टेंस नहीं होगी ना तो हम लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाएंगे. द रेपिटेशन ऑफ हाउ टू स्टैंड अप स्ट्रेसेस द नीड फॉर स्ट्रेंथ. तो ये जो रेपिटेशन हुआ है ना बार बार स्टैंड अप का, इसका मतलब क्या है कि स्टैंड अप स्ट्रेस मतलब कि किस तरीके से आप, जो आपको अभी दुख हो रहा है, आप जो इस टेंशन में आ गए हो, उसमें क्या स्ट्रेंथ चाहिए आपको उस दुख के टाइम में ना बने रहने के लिए, या उस दुख को उस लॉस को एक्सेप्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, रेजिलियंस चाहिए. रेजिलियंस होता है कि भाई आपकी एबिलिटी टू फाइंड अ वे इन डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है. तो अगर जैसे कुछ भी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, उसमें आप एक रास्ता निकाल लेते हो टू कम आउट ऑफ दैट डिफिकल्ट सिचुएशन. एंड मूविंग फॉरवर्ड आफ्टर ग्रीफ. ग्रीफ का मतलब होता है दुख. तो भाई ये क्या कह रहे हैं कि जब भी आपको कुछ चीज खो दी आपने, ठीक है, लॉस हो गया, तो किस तरीके से आप क्या है उस स्ट्रेस के टाइम में भी आप एकदम डट के आप ऐसे खड़े रहो, और आप क्या है, आप उसके लिए क्या चाहिए, आपको उस दुख के टाइम में आपको स्ट्रेंथ चाहिए, आपको रेजिलियंस चाहिए. एंड मूविंग फॉरवर्ड आफ्टर ग्रीफ, कि आप किस तरीके से उस दुख को झेल कर कैसे आप लाइफ में आगे निकल पाओ. इस स्टैंजा में हम जो पोएट है हमें वही सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है. इट रिफ्लेक्ट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ. वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है जो पूरी दुनिया मानती है. क्या है, लाइफ goes on and one must rise above sorrow. कि भाई जिंदगी चलती रहेगी, हमें क्या है दुख से ऊपर निकल जाना चाहिए. एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ ये वाला स्टैंजा
थोड़ा सा बड़ा था ये, कि भाई एक तो पोएम में क्या दिखाया है कि बच्चे का ये जो लॉस का टाइम है ना, इस मोमेंट में बच्चा सीख रहा है कि किस तरीके से उसको लॉस के टाइम में भी अपने आप को स्ट्रांग बनाए रखना है। वो इस मोमेंट से ये जो उसका एक लॉस हुआ है ना, उसमें उस वक्त क्या हो गया, वो डीप मोमेंट में, इस डीप मोमेंट में, इस गहरे समय में वो लर्निंग सीख रहा है। क्या लर्निंग सीख रहा है कि भाई जिंदगी में लॉस होता है, उस लॉस में हमें दुख में नहीं रहना है, हमें रेजिलिएंट होना चाहिए, हमारे अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि हम आगे की तरफ फॉरवर्ड हो सके, यानी कि आगे बढ़ सके। हमें जिंदगी का जो यूनिवर्सल ट्रुथ है उसको सीखना है कि जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। हमें दुख के टाइम में भी क्या करना चाहिए, दुख से आगे निकल जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि दुख में ही लगे रहो। इसी के साथ पोएम तो हमारी खत्म हो चुकी है। जल्दी से पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं हम। इमेजरी, हमेशा मैं पोएम में कहती हूँ इमेजरी जरूर होता है, क्योंकि ये ऐसा पोएटिक डिवाइस है कि आपको जब भी आप पोएम पढ़ते हो आपके माइंड में इमेजिन, जैसे हम बच्चे के बारे में पढ़ रहे थे तो आपने इमेजिन किया होगा ना कि भाई बच्चे के हाथ से बॉल छूटी होगी, फिर वो ऐसे कैसे धीरे धीरे करके वो पानी में जाके गिर गई होगी, और फिर बच्चा रो रहा होगा, दुखी होगा, ठीक है, वो खड़े होके देख रहा होगा कि मेरी बॉल मेरे हाथ से छूट गई है, रो रहा होगा। तो आपके माइंड में वो क्या इमेजेस क्रिएट हो रही होंगी। जैसे यहाँ पर था मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, तो इससे क्या आपने वो इमेजिन किया होगा कि ऐसे ऐसे करके ना बॉल नहीं ऐसे बाउंस कर करके जाती है, तो वो कैसा लग रहा है, वो बाउंस ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बड़ी खुशी से जा रही हो बॉल ना। उसके बाद इनटू द हार्बर बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज से, ये जैसे डेस्परेट आइज किसको दर्शा रही है, उसके दुख को दर्शा रही है कि शायद बच्चा आंखों से रो रहा होगा, है ना। तो क्या है, डीप इमोशंस इसमें दिखाई दे रहे हैं हमें। उसके बाद है नेक्स्ट जो पोएटिक डिवाइस है मेटाफर। मेटाफर होता है कि जब दो डिफरेंट चीजों को हम कंपेयर करते हैं, और डायरेक्ट कंपैरिजन होता है इसमें लाइक और एज जो ये दो शब्द हैं इनका यूज हम नहीं करते हैं, क्योंकि ये यूज होते हैं सिमिली में, ठीक है। कितना गंदा लिखा है मैंने, सिमिली में यूज होते हैं ये। मेटाफर में क्या है, आप डायरेक्ट ही कंपेयर कर देते हो दो डिफरेंट चीज को। जैसे एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस क्या है, कंपेयर कर रहे हैं लर्निंग को, किस चीज की, क्या सिखा रहे हैं, ग्रीफ टू गेनिंग डीप नॉलेज डीप नॉलेज और लाइफ विजडम। तो भाई यहाँ पे एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस को किससे कंपेयर किया गया है कि भाई जिंदगी के ज्ञान से उसको कंपेयर किया गया है, ठीक है, कि आप क्या सीख रहे हो, जिंदगी का ज्ञान सीख रहे हो। पर्सोनिफिकेशन होता है जब ह्यूमन एट्रीब्यूट्स या ह्यूमन क्वालिटीज आप किसी नॉन लिविंग चीज में दे देते हो, मतलब या देखते हो, ठीक है। तो जब आप पोएम पढ़ो और आपको ऐसे लगे कि भाई ये तो इंसान करते हैं, तो आप समझ जाना कि वहां पे क्या है, पर्सोनिफिकेशन है। जैसे कि सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पैल, इसमें क्या है, ह्यूमन लाइक पावर दिखा रहे हैं। तो टू अपलिफ्ट एंड हील, के जैसे इंसानों के अंदर होता है ना, ये क्वालिटी तो इंसान की है कि हम किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन या दुख से क्या है, हमारे अंदर से पावर होती है कि हम अपने आप को थोड़ा लिफ्ट अप करें, बूस्ट अप करें और हील करें, है ना। हम उस सेम सिचुएशन में नहीं रहते हैं, हम ऑल द टाइम रोते नहीं रहते हैं। अगर हमारी लाइफ में कोई डिफिकल्ट टाइम भी आता है तो हम उसके साथ डील करते हैं और फिर हम लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इवन ये वाली भी जो लाइन थी ना, मेरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, तो बॉल थोड़ी ना खुश होती है, हाँ खुश तो इंसान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो मेटाफर दिखाई दे रहे हैं हमें। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है कि जब कॉन्सोनेंट साउंड आपको रिपीट होता हुआ नजर आए, तो समझ जाना कि वहां पर क्या है, एलिट्रेशन है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स आर गिवन ह्यूमन ट्रेट्स, ये गलत है, ठीक है। एलिट्रेशन होता है जब ह्यूमन, नॉट ह्यूमन, वो पर्सोनिफिकेशन होता है। एलिट्रेशन होता है कि जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट करे, ठीक है, तब वहां पर क्या मिलेगा आपको, एलिट्रेशन मिलेगा। ओके, इसमें मुझसे मिस हो गया एलिट्रेशन वाली लाइन, उसके लिए मुझे दोबारा से पढ़नी पड़ेगी पोएम। तो चलो कोई नहीं, फिर अभी मैं सिर्फ आपको ये बता देती हूँ कि एलिट्रेशन क्या है। एलिट्रेशन होता है कि जब कॉन्सोनेंट साउंड
रिपीट हो, ठीक है। अगर मुझे अभी याद आ जाता है कि कौन सी लाइन में, तो मैं वो बता दूंगी आपको। नेक्स्ट है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म में क्या होता है कि कोई भी एक चीज जो है ना वो सिंबलाइज करती है। ओके चलो पहले मैं आपको सिंबोलिज्म इसका एलिट्रेशन का बता देती हूँ। जैसे कि फर्स्ट से ही देख लेते हैं, क्योंकि ना फिर मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने ना आपको एक्सप्लेन नहीं किया। ओके जैसे कि यहाँ पर इस वाली लाइन में देखो बार बार वॉट वॉट आ रहा है ना, तो व और व का साउंड इसमें रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, एलिट्रेशन हो गया। ओके और देख लेती हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पर बॉल्स बॉल्स, तो ब एंड ब रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलो आई थिंक इतना काफी है, वरना ये लंबी हो जाएगी वीडियो। सिंबोलिज्म होता है कि जब भी कोई चीज ना सिंबलाइज कर रही हो, यानी कि किसी चीज को दर्शा रही हो। जैसे मैं हमेशा ही एग्जाम्पल में ऐसे देती हूँ कि जो रेड कलर वाला हार्ट है वो किसको सिंबलाइज करता है, लव को सिंबलाइज करता है, ठीक है। वैसे व्हाइट कलर अगर बात करें तो वो किसको सिंबलाइज करता है, पीस को सिंबलाइज, प्योरिटी को सिंबलाइज करता है, ठीक है, प्योरिटी को। इवन जो व्हाइट कलर का डव देखा है व्हाट्सएप पे, सफेद रंग का कबूतर, ठीक है, वो किसको सिंबलाइज करता है, वो सिंबलाइज करता है पीस को। ओके अब यहाँ पर भी क्या है, जो बॉल है वो बच्चे की इनोसेंस और इमोशनल अटैचमेंट। बॉल के थ्रू हमने क्या देखा, यहाँ पे बच्चे का इमोशनल अटैचमेंट देखा, पर्सनल लॉस देखा है, ठीक है। तो बॉल यहाँ सिंबलाइज कर रही है बच्चे के चाइल्डहुड की इनोसेंस को, उसके इमोशनल अटैचमेंट को और उसके पर्सनल लॉस को, ठीक है। देन आता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट में होता है दो डिफरेंट सिचुएशन एक साथ ऐसे रखी हुई आपको नजर आएंगी। द पोएम कॉन्ट्रास्ट द बॉल्स जॉयफुल मोशन। तो दो क्या थी वो डिफरेंट सिचुएशन, कि बॉल तो मैरिली ऐसे बाउंस करते हुए जा रही है और बच्चा जो है वो एकदम स्टिल हो जाता है दुख में, ग्रीफ में, ठीक है। बच्चा दुखी है, रो रहा है, और जो बॉल है वो जॉयफुली ऐसे बाउंस करती हुई पानी में जाकर गिर जाती है। तो देखो दो डिफरेंट सिचुएशन दिखा दी इन्होंने, ठीक है। सो इसी से आप समझ जाना कि यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रास्ट है। दैट्स इट, आपकी पोएम खत्म हो चुकी है। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।